functions as a language of business. लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग बिजनेस के लैंग्वेज के रूप में काम करता है. इट कम्युनिकेट्स बिजनेस इंफॉर्मेशन to its stakeholders, whose interests are in business, like proprietor, debtor, creditor, investor, government institutions, अब इस चीज को हम एनालाइज करते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि अकाउंटिंग फंक्शन करता है एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. यह बिजनेस का एक लैंग्वेज के रूप में काम करता है अकाउंटिंग. फिर कह रहे हैं यह बिजनेस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है. बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? हमारा कैपिटल कितना है, बिजनेस का कैपिटल कितना है, बिजनेस से इसने कितना प्रॉफिट किया कमाया ईयर एंड में, बिजनेस को कितना लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, बिजनेस कितना डिविडेंड पे आउट किया है अपने स्टॉक शेयर होल्डर्स को, बिजनेस का डेटर कितना है, बिजनेस का क्रेडिटर कितना है. ये सब इंफॉर्मेशन को ये अकाउंटिंग कम्युनिकेट करता है. किसको कम्युनिकेट करता है भाई? तो प्रोप्राइटर को कम्युनिकेट करता है जो बिजनेस का मालिक कहलाता है. डेटर को अगर प्रोप्राइटर को पता रहेगा जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में उसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो बिजनेस क्यों करेगा, बिजनेस को शट डाउन कर देगा. तो ये इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर को बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? अकाउंटिंग दे रहा है कि मेरा वेदर बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट और नॉट. ये बतलाता है, अकाउंटिंग बतलाता है प्रोप्राइटर को कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है. यह डेटर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है. अकाउंटिंग किसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है? दूसरा डेटर को कम्युनिकेट करता है. डेटर कौन होता है? देनदार होता है, जिसको हम उधारी दिए हुए हैं पैसा, उसको भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का सेल कितना है, बिजनेस का पास्ट ट्रेंड कैसा रहा है, बैकग्राउंड क्या रहा है. या क्रेडिटर को कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग किसको कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन? क्रेडिटर को, जिससे माल खरीदते हैं, जिससे माल परचेज करते हैं, उसको भी बिजनेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है. किसको? क्रेडिटर को कम्युनिकेट करता है, ताकि वो देखता है कि इस बिजनेस का पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसी आधार पे वो हमको उधारी देता है. वो देखता है कि अगर हम टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाईज जो खरीदते हैं उसके बदले में हम टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, मेरा बिजनेस का गुडविल कैसा है, यह बतलाता है अकाउंटिंग क्रेडिटर को. तब जाकर के क्या करता है, न्यू क्रेडिटर हम पे ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट करता है तो वो हमको उधारी देता है. इन्वेस्टर, हमारे इन्वेस्टर कौन कहलाता है? इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना. इन्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? निवेश करना. निवेश करना मीन्स क्या हुआ कि किसी भी संस्था, गवर्नमेंट, किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशन में पैसा जो लगाते हैं हम, उसको कहते हैं इन्वेस्ट करना. इन्वेस्टर पैसा कब लगाएगा? वो पहले पैसा लगाने से पहले वो जिस बिजनेस में, जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहा है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में वो समझेगा कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके पास्ट बैकग्राउंड के बारे में जानेगा कि वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कितने दिनों से प्रॉफिट कमा रहा है, उसका ग्रोथ रेशियो क्या है, उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उसका डेटेस्ट टर्नओवर रेशियो क्या है, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है कि वो कमा करके शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स पे कंसीडर किया जाता है. तो वो फैक्टर्स को कंसीडर कैसे करे, कब करेगा? जब उस फैक्टर के बारे में जानकारी रहेगा. जानकारी कहाँ से मिलेगा? अकाउंटिंग से.
यही अकाउंटिंग इसको भी कम्युनिकेट करता है। कोई भी सरकारी संस्था हो, सरकारी संस्था अगर सपोज करो हम लोन के लिए जाते हैं बैंक में, तो बैंक कहता है पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, आप लोन लेना चाहते हैं। अगर नया बिजनेस है तो वो कहता है कि आप प्रोजेक्ट दीजिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाइएगा, कैसे कितना सेल कर पाइएगा, क्या ग्रोथ रहेगा ईयर बाय ईयर। आरबीआई कहता है 25% मैक्सिमम ग्रोथ होता है ईयर बाय ईयर। आपका बिजनेस का ग्रोथ क्या रहेगा, आप कैसे सामान को सेल कर पाइएगा, एडवर्टाइज कीजिएगा, कितना प्रॉफिट कमा पाइएगा, कैसे हमको पेमेंट कीजिएगा, पे आउट रेशियो क्या रहेगा आपका, वो सब सरकारी संस्थाएं भी पहले जानता है, तब जाकर के हमको हमारा एमपीबीएफ कैलकुलेट करता है। एमपीबीएफ का मीनिंग होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। हमको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है ये कैलकुलेट करता है बैंक, या कोई भी संस्था। बैंक पहले ये कैलकुलेट करता है, तब जाकर के हमको लोन देता है। कि हम बैंक भी यह देखना चाहता है ना कि हम जिस संस्था को लोन देने के लिए जा रहे हैं वो संस्था कैसा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्शन कैसा है, उसका प्लान कैसा है, कैसे वो सेल करेगा, कैसे अर्न करेगा और कैसे हमारे लोन का रिपेमेंट करेगा, वो सब कैलकुलेट करता है, तभी जाकर के बैंक भी लोन देता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अकाउंटिंग जस्ट लाइक जैसे कोई भी भाषा इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, उसी तरह यहाँ पे अकाउंटिंग भी तो इंफॉर्मेशन को ही कम्युनिकेट कर रहा है। किसको कम्युनिकेट कर रहा है भाई? तो अकाउंटिंग कम्युनिकेट कर रहा है बिजनेस में जिसका इंटरेस्ट है, बिजनेस में जिसका स्टैक है, जो स्टैक होल्डर्स है बिजनेस का, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन बता रहा है। प्रोप्राइटर का स्टैक है तो प्रोप्राइटर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, क्रेडिटर का स्टैक है तो क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, क्रेडिटर का स्टैक है, क्रेडिटर का इंटरेस्ट है बिजनेस में तो क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, इन्वेस्टर का स्टैक है तो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का स्टैक है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग भी क्या काम करती है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के रूप में ये पूरी फंक्शन करती है। अकाउंटिंग सर्व्स एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चलो अब ये भी कहा है कि कोई भी बिजनेसमैन यह जानना तो जरूर चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन यह जानना जरूर चाहता है कि उसका बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसका बिजनेस का कैपिटल ग्रोथ है कि नहीं, डिक्लाइन हो रहा है, उसका डेटर कितना है, उसका क्रेडिटर कितना है, उसका स्टॉक कितना है। हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस का डेटर कितना है। डेटर क्या? देनदार, जिसको हम उधारी माल दिए हुए हैं, मार्केट में उधारी दिए हुए हैं, जिससे वसूली करना है। रियलाइजेबल मनी है या रियलाइजेबल मनी है। रियलाइज का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने योग्य, रियलाइजेबल मनी है ये। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा, जो हमको उधारी दे रखा है वो हमसे पैसा लेगा। हमारा स्टॉक कितना है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो चाहता है, बिजनेस जानना चाहता है। बिजनेस कैसे ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएगा, कैसे ये बिजनेस ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा? इसके लिए क्या करना पड़ता है बिजनेस को कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, डे टू डे का ट्रांजैक्शन होता है, उसको एक जगह सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा। जब तक वो लिखेगा ही नहीं जब तक उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, तब तक तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि प्रोप्राइटर को या डायरेक्टर को या पार्टनर को हो, जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, ये होता है ऑनर होता है, उसको याद ही नहीं रहेगा कि किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, मेरा बिजनेस उधारी में है कि प्रॉफिट में, लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस का जो फंक्शन है स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
बिजनेस फंक्शंस पहला स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस से। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है लेन देन। लेन देन, सामान का खरीदना भी एक ट्रांजैक्शन है, सामान का बेचना भी एक ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना भी एक ट्रांजैक्शन है, बैंक से पैसा निकालना भी एक ट्रांजैक्शन है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना क्या ट्रांजैक्शन है? तो वो नहीं, लेन देन जिसमें ट्रांजैक्शन एक तरफ लिया भी जाता है और एक तरफ दिया भी जाता है, कोई आइटम इन होता है तो कोई आइटम आउट होता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्डिंग बिजनेस में पहले किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिसको which can be expressed in terms of money, in terms of money। जिस ट्रांजैक्शन को तुम मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। तो केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, केवल फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स सामान खरीदा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसको मनी के रूप में तुम व्यक्त कर सकते हो, पैसा के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हो। ये सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। बिजनेस स्टार्ट ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। अकाउंटिंग, सॉरी बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन स्टार्ट ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। सामान को जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर के, उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या जरूरी है? ट्रांजैक्शन या इवेंट का फाइनेंशियल कैरेक्टर होना जरूरी होता है। अब सपोज करो टाटा कंपनी, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, रतन टाटा थे, चेयरमैन थे, चेयरमैन थे, ये हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटलाइज थे। रतन टाटा जो जैम है, इस कंपनी के जैम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है इस कंपनी के लिए। उनकी तबीयत खराब, उनके हेल्थ के कंडीशन से इस कंपनी को बहुत इफेक्ट पड़ता था। लेकिन क्या रतन टाटा के हॉस्पिटलाइज होने से जो कंपनी को लॉस हुआ होगा या हुआ, उसको हम मनी में तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। रतन टाटा जो एक वैल्यूएबल पर्सन है वो हॉस्पिटलाइज है, ये एक इवेंट है, एक घटना है, इवेंट है। लेकिन ये इवेंट को हम जानते हैं कि रतन टाटा इस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये एक इवेंट है। क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का इवेंट है? नहीं है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का इवेंट ये नहीं है। इसीलिए इसका क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में? नहीं कर सकते हैं। रतन टाटा को जो हॉस्पिटलाइज हैं वो इम्पोर्टेंट है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो आगे पढ़ना होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल उसी ट्रांजैक्शंस को तुम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हो which can be measured in terms of money। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग का, only those transactions can be recorded in business which can easily be converted into money, which can easily be measured in terms of money। जिसको तुम मनी में माप सकते हो, जिस ट्रांजैक्शन को मनी में माप सकते हो, मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो, केवल वैसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का जो फंक्शन होता है,
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स which can be measured in money, which can be expressed in terms of money। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है। अब सपोज करो कि पहले हम बिजनेस करते थे, जब हम अकाउंटिंग में बुक्स नहीं मेंटेन करते थे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है खाता बही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब का जो बुक्स होता है उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें क्या करते थे हम, पैसा लगाए, कैपिटल लगाए 4 लाख मान लो, राम को उधारी गुड्स सोल्ड किए राम को 1 लाख, इंटरेस्ट पेमेंट किए 20,000, परचेज किए 10,000, अदर एक्सपेंसेस हुआ 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? देख रहे हैं हम कि राम को 1 लाख में माल बेचे थे, यह मेरा सेल वैल्यू हो गया 1 लाख। इंटरेस्ट पेमेंट किए 30,000, यह मेरा खर्चा है। परचेज किए 10,000, ये भी मेरा खर्चा है। अदर एक्सपेंसेस है 15,000, ये भी मेरा खर्चा है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 30, 40, 55, 45,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। स्टॉक इफेक्ट नहीं लिए इसमें। तो ये हम प्रॉफिट कब निकाल पाए? जब हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन था। तो ये इंफॉर्मेशन कब रहेगा? जब हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके बुक्स में रखेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना होता है ट्रांजेक्शन। डे टू डे का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, तभी जाकर के हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस के, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जान पाएंगे कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि बिजनेस लॉस कमा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इसीलिए बिजनेस का जितने भी खर्चे हैं, बिजनेस का जितना भी एसेट्स है, बिजनेस परचेज, एसेट्स परचेज हुआ, बिजनेस का कोई एसेट सेल हुआ, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया, इन सब के लिए रिकॉर्डिंग जरूरी होता है। सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ओके, इज इट ओके? ओके। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अकाउंट का टाइप पहचानना आना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपको ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व्ड अकाउंट्स के टाइप को पहचानना आना चाहिए। Before recording of financial transactions, it is mandatory to identify the accounts involved in the given financial transactions. जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट शामिल हैं उसको पहले पहचानना होगा, फिर उस अकाउंट से रिलेटेड रूल्स को अप्लाई करना होगा, फिर उसको हम एंट्री कर पाएंगे, उसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग, जो अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग रूल है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं। इसीलिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले जरूरी है कि उस ट्रांजेक्शन में शामिल टाइप ऑफ अकाउंट को पहचानना, फिर उस टाइप ऑफ अकाउंट को पहचानने के बाद उस अकाउंट से रिलेटेड रूल को अप्लाई करना, फिर रूल को अप्लाई करने के बाद ट्रांजेक्शन को एज पर रूल एंट्री करना। ये होता है सिस्टम रिकॉर्डिंग का। जैसे ये एक ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू राम, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट शामिल है ये पहले पहचानना होगा हमको। फिर उस अकाउंट को पहचानने के बाद उस अकाउंट से रिलेटेड रूल को अप्लाई करना होगा, उस अकाउंट से रिलेटेड रिकॉर्डिंग रूल जो है उसको अप्लाई करना होगा। फिर रूल को अप्लाई करने के बाद ही हम एंट्री कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या सीखना होगा? अब टाइप ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स को? अकाउंट्स,
इसका मीन्स होता है खाता, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। ये दो टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स, पर्सनल अकाउंट एडजेक्टिव है या पर्सन से बना है, जो नाउन है, पर्सन से बना है, नाउन है ये। तो पर्सनल का मीन्स होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, जो व्यक्ति का अपना है, किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का अपना है। इम्पर्सनल अव्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, अ मीन्स नहीं, जो व्यक्तिगत नहीं है। इम्पर्सनल का दो टाइप है, रियल और नॉमिनल अकाउंट। रियल का मीनिंग होता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। नॉमिनल का मीनिंग होता है नाम मात्र खाता, जो केवल नाम के लिए है, नाम मात्र खाता। इसीलिए कभी कभी जब पूछते हैं कि अकाउंट कितने टाइप के हैं, तो डायरेक्ट आदमी कहता है 3 टाइप का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल और नॉमिनल आ जाते हैं इम्पर्सनल में। अब हम पर्सनल को कैसे पहचानते हैं, रियल को कैसे पहचानते हैं, नॉमिनल को कैसे पहचानते हैं, ये सीखेंगे कि पर्सनल को कैसे पहचानते हैं। पहले हम पर्सनल अकाउंट से शुरू करेंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल वर्ड जो है, पर्सनल वर्ड derived from पर्सन। ये पर्सन वर्ड से बना है, तो पर्सन से बना है भाई, तो पर्सन का मीनिंग होता है व्यक्ति। हम पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, तो इसके आइडेंटिफिकेशन का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तीन रूल्स हैं। पहला, रिलेटेड टू नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति के नाम से संबंधित जो भी अकाउंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। रिलेटेड टू नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति के नाम से संबंधित जो भी खाता होगा वो पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। जैसे पूछेंगे राम, राम एक व्यक्ति है, तो राम से कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट। मोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट। सोनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति के नाम से संबंधित, व्यक्ति के नाम से संबंधित जो भी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। लाइक राम, राम्स अकाउंट, राम्स, ये अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं इसको, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी जो पोजीशन को शो करता है, राम का अधिकार है, राम्स अकाउंट, राम का खाता, राम का अपने खाता पे अधिकार होगा, इसलिए ये पोजीशन को शो करने के लिए आता है, इसलिए लिखते हैं राम्स अकाउंट। राम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सोनीज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मतलब व्यक्ति के नाम से संबंधित जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो राम अकाउंट हो, सोहन से अकाउंट हो, मोहन से अकाउंट हो, सोनीज अकाउंट हो, एनी अदर्स नेम, वो पर्सनल अकाउंट है। आदमी के नाम से संबंधित जो भी अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। इसका पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का। दूसरा, पर्सनल अकाउंट का दूसरा रूल, इंस्टीट्यूशंस which are being run by the group of persons, group of persons, run means चलाना, group of persons समूह, वैसे संस्था जो व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाया जाता है
वो संस्था भी पर्सनल अकाउंट ही कहलाते हैं। अब हम एग्जांपल से इसको एनालाइज करेंगे इस लाइन को। हॉस्पिटल को कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है, लोगों का समूह चलाता है। कॉलेज को कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूट को कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। फैक्ट्री को कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। कंपनी को कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। तो हम पूछेंगे हॉस्पिटल कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। फैक्ट्री कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक भी एक संस्था है, इसको कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। तो बैंक कौन अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। कोई भी इंस्टीट्यूट कौन अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। दो रूल्स हमने पढ़ा। एक पढ़ा पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल, रिलेटेड टू नेम्स ऑफ पर्संस, व्यक्ति के नाम से संबंधित जो भी अकाउंट होगा उसके इंडिविजुअल नेम से, जैसे राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, सोनी से अकाउंट, शीतल से अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है। दूसरा पढ़े इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर बीइंग रन बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन, जो वैसे संस्था जो व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है वे भी पर्सनल अकाउंट होगा। हॉस्पिटल, भैया हॉस्पिटल को सिंगल नहीं चलाता, हॉस्पिटल एक आदमी नहीं चलाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा चलाया जाता है। कंपनी कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। फैक्ट्री कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। बैंक कौन चलाता है? ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। तो हॉस्पिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कंपनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। फैक्ट्री कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट are those accounts which are related to the names of persons, like Mohan's account, Sohan's account, Sony's account, Sital's accounts fall under the category of personal account. Second rule says personal account are those institutions which are being run by the group of persons, like hospital. Hospital is being run by a group of person. Company is also being run by a group of person. Any other institute or factory being run by a group of persons. So all these accounts will fall under the category of personal accounts also. Clear? Yes, clear. Personal account के identification का दो रूल बताए, related to the names of person, institutions being run by the group of person, and this rule is the third rule. Account को शॉर्ट में लिखते हैं A/C। ए ऑब्लिक, ये जो ये होता है सिंबल है ऑब्लिक का है। ऑब्लिक मीन्स होता है तिरछा चिन्ह, तिरछा चिन्ह। ये A/C अकाउंट के शॉर्ट में लिखते हैं। अकाउंट ड्यू टू व्हिच one becomes dated